नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज बात होगी सरदार वल्लभ भाई पटेल और भीमराव अंबेडकर की विरासत की। जी हां, इसको लेकर अब लगातार खींचम खींच हो रही है। दरअसल बताते हैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक लड़ाई इसको लेकर तेज हो गई है। कांग्रेस ने अहमदाबाद में अपनी विस्तारित CWC बैठक में सरदार पटेल की राह पर चलने का प्रस्ताव पारित किया, जिससे मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। इस बीच भीमराव अंबेडकर को भी राजनीतिक लड़ाई में शामिल कर लिया गया, क्योंकि सरकार 14 अप्रैल को मऊ में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। कांग्रेस नेता शैलेंद्र पटेल ने कहा है कि सरदार पटेल कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। उन्होंने कहा कि पटेल का कांग्रेस के प्रति योगदान रहा और कांग्रेस ने उन्हें सम्मान दिया है। शैलेंद्र पटेल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह कांग्रेस के नेताओं को छीनना चाहती है और क्योंकि बीजेपी का कोई इतिहास नहीं रहा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने सरदार पटेल के साथ न्याय नहीं किया है, उनका अपमान किया। उन्होंने कहा कि जी हाँ, अगर सरदार पटेल की बात मानी होती तो आज कश्मीर का दर्द नहीं होता। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ये भी साथ ही कहा है कि कांग्रेस ने बाबा अंबेडकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस का भी अपमान किया है। इस राजनीतिक लड़ाई के आगामी चुनावों के कई मायने निकाले जा सकते हैं और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपने अपने नेताओं की विरासत को भुनाने की कोशिश कर रही है। देखना यह है कि लड़ाई में आगामी चुनावों में किसको फायदा पहुंचता है और किसके लिए फायदेमंद साबित होती है। मामला दलित वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। माना यह भी जा रहा है कि पटेल के विरासत को हथियाने की कोशिशें जो है वो कांग्रेस और बीजेपी पर पलटवार है। और इसके साथ ही दरअसल जिस तरह से नेहरू पर सियासी हमला किया गया और जिस तरह से बीजेपी सरकार द्वारा पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और पूर्व प्रणब रॉय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उसे कांग्रेस ने राजनीतिक मान लिया है और अपनी विरासत पर चोट के रूप में देखा है। बहरहाल सरदार वल्लभ भाई पटेल और भीमराव अंबेडकर दोनों ही नेताओं की विरासत भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, जबकि भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में सम्मानित किया जाता है। इन दोनों नेताओं की विरासत पर लड़ाई से आगामी चुनावों में राजनीतिक माहौल गर्मा सकता है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है आपका। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, जो कि नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं भूपेंद्र सिंह, राजनीतिक विश्लेषक है। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शांत प्रकाश जाटव जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि देखिए सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाबा भीमराव अंबेडकर का भी अपमान करती है, वो बाल गंगाधर तिलक का भी अपमान कर चुकी है, वो सुभाष चंद्र बोस का भी अपमान कर चुकी है। यह आरोप कांग्रेस की तरफ से आप लोगों पर लग रहे हैं। केवल ये कह देना कि बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल जी का अपमान भाजपा ने किया, तो एक आध तो सम्मान की बातें भी उनके बारे में बता देते जो कांग्रेस ने की है। या हमने कहाँ उनका अपमान किया? अगर जहाँ पर उनका जन्म हुआ बाबा साहब अंबेडकर का, उस स्थान को हमने स्मारक बनाया सेना से भूमि लेकर के, ये अपमान है? या जहाँ पर उन्होंने दीक्षा प्राप्त की उस स्थान की स्मारक बनाया है बाबा साहब अंबेडकर के, क्या ये अपमान है? या जहाँ पर वो पढ़ने इंग्लैंड गए उस स्थान को हमने स्मारक बनाया, ये क्या अपमान है? या जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली दिल्ली में सब्बे सलीपुर रोड, उसको स्मारक बनाना, भव्य स्मारक बनाया, ये क्या अपमान है? और जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया मुंबई महाराष्ट्र में, वहां पर स्मारक बनाया, ये क्या अपमान है? क्या बात कर रहे हैं? बाबा साहब अंबेडकर को
आपने भारत रत्न तक नहीं दिया। उनको भारत रत्न हमने और हमारे सहयोगी दल ने दिया। क्या ये अपमान है? बाबा साहब अम्बेडकर का सही माने में अगर अपमान किया है तो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने अपमान किया सरदार पटेल जी का, जिन्होंने देश की 562 रियासतों को एक करके भारत को अखंड भारत बनाया, और उसी सरदार पटेल जी का अपमान किया आपने। कश्मीर से उनको दूर रखा, और कश्मीर आज तक जो है वो सुलगता रहा है। उसको हमने अगर सरदार पटेल जी का स्मारक हमने अहमदाबाद में शानदार मूर्ति लगा करके, उनको जो वाकई लौह पुरुष थे उनकी लोहे की प्रतिमा बना करके जिस तरीके से देश को लोकार्पित किया, यह हमने देश के महापुरुषों का सदैव सम्मान किया और करते रहेंगे। ठीक है। कांग्रेस जो है उसने केवल अपने परिवार की चिंता की। परिवार ही अपने आप में सक्षम बने, परिवार ने ही देश को आजादी दिलाई, और परिवार ने ही जितने भी जो भी काम हुए बेहतर उसके लिए परिवार को श्रेय देने का इनका अपना मंतव्य रहता है। अपने परिवार के अलावा इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। हमने तमाम नेताओं को, कांग्रेस के भी नेताओं को हमने सम्मान दिया। कांग्रेस ने उन सबको अपमानित किया। आपने पीवी नरसिम्हा राव, आपने तो आपके प्रधानमंत्री रहे, उनके शव को तो आपने अपने राष्ट्रीय कार्यालय तक में स्थान नहीं दिए। सीताराम केसरी, आपने उनको जवाब दीजिए संदीप जी। कह रहे हैं ये तो देखिए, ये तो दूसरों पे आरोप लगाने वाली बात होगी। अपमान कह रहे हैं आप लोगों ने किया है, और किया ही यही कह रहे हैं अपमान, और आप हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने अपमान किया। हमने तो सम्मान देने का काम किया है। नेहा जी, एक छोटी सी बात, आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती है। कल को कोई कांग्रेसी आकर ये कहे कि अमित शाह जी को हम बहुत सम्मान देते हैं, हम उनकी नीतियों का समर्थन करते हैं, उनके गुजर जाने के बाद जब वो दुनिया में नहीं रहेंगे तो क्या वो कितना तार्किक और कितना सही होगा, कृपया आप समझने का कष्ट करें। और दर्शक इस बात का जिक्र अभी शांत प्रकाश जी कर रहे थे, वो सब झूठे है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो पैतृक संगठन है आरएसएस, और जो हिंदू महासभा थी जिसके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हुआ करते थे, क्या हम दोनों उस समय चुनाव आमने सामने लड़ते थे या नहीं लड़ते थे? हमारी वैचारिक लड़ाई किसके खिलाफ उस समय थी? सरदार पटेल जी किसके खिलाफ चुनाव लड़ते थे? ये बताए ना जाटो साहब। इतनी सी बात, सिंपल सी बात है। दिक्कत यहाँ पर ये है कि कुछ लोगों को अपने पिता पर भरोसा नहीं होता, वो दूसरे को अपना पिता बना लेते हैं। ये हरिद्वार को अपना बाप नहीं बनाएंगे, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी अपना बाप नहीं बनाएंगे, ना उनकी मूर्ति बनाएंगे, ना उनका इतना बड़ा आदमकद मूर्ति लगाने का कष्ट करेंगे। दिक्कत यह है कि मूर्ति लगाकर आप उनके, अभी विरासत तो मैंने शब्द नहीं कहूंगा, विरासत क्या उनके लायक ये लोग नहीं है। तो अच्छे को अच्छा कहना गलत है क्या? सुन लीजिए, सही को सही कहना गलत है क्या? अरे इंदिरा गांधी को भी तो दुर्गा स्वरूप कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, वो गलत था क्या? नेहा जी, मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर इस तरीके से डिबेट करेंगे तो मैं क्विट कर जाऊंगा। वैसे जो हमारे नेता राहुल गांधी जी का भाषण आ रहा है, अभी चौथी पास राजा बोल रहा होता तो डिबेट खत्म हो जाती। आपको तो भाषण चलाना चाहिए। हमारे जो है विपक्ष के नेता हैं, वो देश के जनता की आवाज है, जनता के बीच में उनकी बात जानी छोड़ दीजिए ना, क्या चलाना चाहिए क्या नहीं चलाना चाहिए। डिबेट में भी आपके नेता दिख रहे हैं, राहुल गांधी। ज्यादा पसंद करूंगा, ये बकवास डिबेट नहीं कर पाऊंगा जब आप बोलने नहीं देगी। नहीं, मैं पूछ रही हूँ सर, सवाल नहीं पूछूं क्या? लोकतंत्र में ये अधिकार तो हमें भी है ना सर। नहीं, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ में आती कि जो पार्टी खिलाफ में चुनाव लड़ती रही है, हजारों आर्टिकल रहे हैं जो है सरदार पटेल जी के बारे में, उनको रावण जैसे दिखाना, पत्रिका में, आरएसएस की पत्रिका में उनको तीर चलाते हुए जो है सावरकर को दिखाना, ये सारी चीजें क्या सिद्ध करती हैं? आज अपना बाप बना रहे हो आप, आज आपको अच्छे लग रहे हैं, क्यों आपके पास बाप नहीं है क्या? आदर्श पुरुष आपके पास नहीं है क्या? चलिए, मैं भूपेंद्र जी करूँ, जवाब दीजिए जल्दी से। शांत प्रकाश जी जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस के
जहन में जैसे बौखलाहट दिख रही है, जो ये प्रवक्ता है, बौखलाहट क्या है? उस चीज को नहीं समझ पा रहे डॉक्टर हैं। साहब, 5 साल से आपको देख रहा हूँ, जहाँ थे वही है, वही रहिएगा। दलितों को क्या मिलना है भारतीय जनता पार्टी में, आप अपनी हैसियत अपना खुद मनन कर लीजिएगा। जाकर आज बैठिएगा और सोचिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या दिया। समझ में मेरा आ अपमान जाएगा। कर रहे हैं, दलित कह करके अपमान कर रहे हैं। आप टीवी पर भी बात नहीं आई। अगर मैं शेड्यूल कास्ट हूँ तो आप सार्वजनिक रूप से मुझे दलित कह करके मेरा उपहास करेंगे? ये मतलब आपकी फितरत है क्या? क्या आप आपको इस बात तरीके से करें? अपमानित कर अरे रहे मैं हैं आपको जमीर जगा रहा कांग्रेस हूँ, नेता के रूप में। जमीर जगा रहा हूँ आप कि क्या कहना चाह रहे हैं? अधिकारों को हनन करने वाले लोगों ये का आप साथ राष्ट्रीय छोड़िए। टीवी पर बैठ करके आज मेरे आपके को साथ एक अपमानित ऐसा कर रहे नेतृत्व हैं। है जो मुझे आपकी मैं आवाज शेड्यूल है। कास्ट हूँ, मुझे आपके दलित लिए कह करके लोग अपमानित नहीं, कर रहे निजी हैं। तौर पे मत लीजिए ना श्याम प्रकाश जाटव जी, ये निजी तौर पे मत लीजिए। वो ये दरअसल पूछ रहे हैं कि एक जाटव होने के नाते, उस कैटेगरी से आने के नाते, क्या आपको लगता है कि वाकई आपके लिए सरकार कुछ कर रही है या इतना हुआ है? अब निजी तौर पे मत लीजिए ना सर, पर्सनल मत लीजिए प्लीज। मैं इस देश का नागरिक हूँ। हाँ, और मेरी जाति अनुसूचित जातियों में आती है, मैं दलित नहीं हूँ। आप मुझे दलित कह करके अपमानित कर रहे हैं। दलित शब्द कहीं भी संविधान में नहीं है, आप दलित कह करके अपमानित कर रहे हैं। जैसे आपके राहुल गांधी करते हैं सार्वजनिक रूप से। राहुल गांधी जी ने ठेका ले रखा अपमानित करने का, वो काम किया इनके प्रवक्ता कर रहे इस्तेमाल करते हैं शब्द का। हैं। आप दलित शब्द जो प्रतिबंधित शब्द है, और आप मुझे सार्वजनिक रूप से टीवी पर बैठ करके दलित कह करके अपमानित कर रहे हैं। ये क्या मतलब है? क्या मजाक है? कांग्रेस के नेताओं ने अपमानित करने का ठेका ले लिया है क्या? और रही बात जिस तरीके की ये बातें बोल रहे हैं, देखिए राजनीति में हमारे किसी विषय पर मतभेद हो सकते हैं, मगर मनभेद नहीं होने चाहिए। और हमने वही पेश किया है मिसाल। सरदार पटेल जो हैं, उनके साथ में हमारे बेशक से उस वक्त के समय में हमारे मतभेद रहे हों, मगर मतभेद नहीं थे। उन्होंने राष्ट्र के लिए जो काम किए, नहीं, जिस बात का जिक्र ये कर रहे थे उस पे आइए ना, उस पे आइए ना। कह रहे अपने पिता को पिता कहने में दिक्कत क्यों हो रही है? कह रहे दूसरे के पिता को पिता क्यों बना रही है भारतीय जनता पार्टी? अरे वो राष्ट्र के लिए काम किया, वो हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने देश के लिए काम किया, उन्होंने तमाम रियासतों को मिलाया। उनको हम सम्मान नहीं देंगे। इंदिरा गांधी का भी स्टेचू बनवाएंगे क्या? की मूर्ति बनवा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अरे बनवा देंगे, जिससे कहेंगे उससे बनवा देंगे। वो काम तो करें, उनके काम तो नजर आए। सदस्य थे। दूसरे को बप्पा को अपना बप्पा कहने में बड़ी मजा आती। श्याम प्रकाश जी, नहीं मैं सुन नहीं पाया क्या बोलेंगे। नहीं, ये कह रहे हैं कि दूसरे के पिता को अपने पिता कहने में बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों को। देखिए देश के लिए जो भी काम करेगा, हम तो उस वक्त में बहुत छोटा सा संगठन थे। हाँ। राजनीतिक स्तर पर तो हमारी कोई बहुत बड़ी पकड़ नहीं थी। सरदार पटेल जी ने जिस वक्त में काम किया वो हमारे प्रतिद्वंदी नहीं थे। वो देश के लिए काम कर रहे थे, राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्र को अखंड राष्ट्र बनाया। और स्वाभाविक बात है, हम अखंड भारत की परिकल्पना लेकर के काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम उस व्यक्ति को, उस महापुरुष को हर सूरत में सम्मान देंगे। उन्होंने इस देश को अखंड भारत के रूप में बात का समर्थन किया, तमाम रियासतों को जोड़ा, और जिन्होंने तमाम रियासतों को जोड़ा उसके लिए सम्मान करना तुमने किया था, हमने कर दिया। इसमें तुम्हें परेशानी क्यों? नेहा जी, जी ठीक है जी। अम्बेडकर जी के उस कौन से काम का समर्थन उस समय की लीडरशिप ने किया, उसका कोई ऑथेंटिक जिक्र बता दे, कोई ऑथेंटिक साक्ष्य दे दे। आपने तो बाबा साहब अम्बेडकर को हराने का काम किया। अपना प्रत्याशी उनके सामने खड़ा कर दिया और स्वयं जवाहरलाल नेहरू का प्रचार करने के लिए पहुंचे। जब वो पानी विरोधी थे बाबा साहब। जब कुओं को लेकर उन्होंने सामंतवादी विचारधारा का बात को उनकी हत्या का प्रयास तुम जैसे कुएं कर रहे हो, तो आपने खुद आपने लिए। ठीक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हराने का काम किया। कहाँ हराया बताइए जरा, कौन जगह पे? महाराष्ट्र जो है ना, मुंबई में जब चुनाव हुआ 1952 में, 1954 में चुनाव, आप उनके सामने कालेश्वर को खड़ा नहीं किया क्या? राज्यसभा हिंदू महासभा ने बनाया था क्या उनको?
अरे हिंदू महासभा छोड़ो यार, वो अपना चुनाव लड़ रहे थे, तुमने पंडित नेहरू क्यों उनके प्रचार में गए? राज्यसभा कैसे पंडित बने? नेहरू क्यों गए उनके प्रचार में? राज्यसभा कैसे बने ये तो बताओ। क्या बात कर रहे हैं? वो अंग्रेजों ने बनाया था, कांग्रेस ने किसी को नहीं बनाया था। वो जो समिति बनती थी 1943 में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भूपेंद्र सिंह जी का रुख कर लेती हूँ, मैं सर आ रही हूँ, मैं लौटती हूँ, मैं लौट रही हूँ। भूपेंद्र जी, ये अंबेडकर और पटेल की क्यों याद आ रही है राजनीतिक पार्टियों को, बीजेपी कांग्रेस को क्यों याद आ रही है सर? भूपेंद्र जी। नेहा जी, देखिए क्या है, राजनीति में जब देश आजाद नहीं हुआ था उसके लिए एक दल चाहिए था, एक नेतृत्व के लिए एक संगठन चाहिए थे। हाँ। उस समय एक संगठन बना कांग्रेस, और कांग्रेस के में उस समय सिर्फ मोटिव ये था कि देश को आजादी दिलाई जाए। उस आजादी दिलाने में जिस नेताओं का ज्यादा योगदान रहा, और उस समय फिर देश आजाद हुआ, उसमें संविधान बनाने के लिए जिस वंचित वर्ग के लिए आरक्षण देने के लिए प्रावधान रहे, और जो उस समय के भीमराव अम्बेडकर जी ने वंचित समाज को आरक्षण देने के लिए प्रावधान रखा संविधान में, और जो सियासतें थी भारत में जो अंग्रेज लोग राजनीति के हिसाब से छोड़ के चले गए थे, उन सियासतों को भारत में विला करने के लिए 534 चैनल जिनमें सरदार पटेल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो बिखरा हुआ भारत था उसको एक सशक्त भारत बनाने के लिए उन्होंने भूमिका निभाई, और उस समय जो आंदोलन के नेता थे वो कांग्रेस के थे। लेकिन उसमें समय जब देश की आजादी के बाद जब इस तरह से परिवर्तन आए और सत्ता आई, और सत्ता के बाद लोगों को लगा कि उनकी सहभागिता उस हिसाब से होनी चाहिए। और आज राजनीति में जो अनुसूचित जाति का वोट है और जो आरक्षण का जिसका प्रावधान अम्बेडकर जी ने है, वो भारत की राजनीति में सत्ता की डोर पहुंचाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वोट है। अब जिस तरह से शिक्षित वर्ग होता गया, और सरदार पटेल को लोह पुरुष के रूप में जाना जाता है, और साथ साथ उनकी देश को में सियासत मिलाने के लिए जो सियासतें थी उनको मिलाने के लिए भारत में बहुत बड़ा योगदान था, और उनको लोह पुरुष के रूप में याद करते हैं, और वो पिछड़ी जाति से आते हैं। तो ये पिछड़ा और इस तरह से ये है, तो इस तरह से फिर देश की आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा जो देश के प्रति जिन्होंने योगदान दिया है वो हमारे लिए, तो सारे सबके लिए आइडियल है, सबके लिए पूजनीय है, सबके लिए माननीय है, सम्माननीय है, और उनकी आइडियोलॉजी भी है इसके लिए, देश के लिए। तो आज वो एक जातिगत व्यवस्था के हिसाब से, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि जातिगत गणना होनी चाहिए, और उस जातिगत गणना के अनुसार से जो एससी का वोट है और जो ओबीसी का वोट बहुत बड़ा वोट है, क्योंकि 52% उनकी हिस्सेदारी है और 18% एससी का वोट, तो जिसके कारण जाहिर तौर पे वोट बैंक का तो ये पूरा मसला है ही। लेकिन संदीप जी, सवाल इस बात को लेकर भी है, देखिए जिस बात का जिक्र अभी जाटव जी कर रहे थे, कह रहे हैं कि कश्मीर का दर्द आज इसलिए क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात नहीं मानी गई उस वक्त। अब देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से और किताबों के ज्ञान से और वास्तविकता में जमीन आसमान का अंतर होता है। पहली चीज, अगर उनको ये पता होता कि धारा 370 जो इम्प्लीमेंट हुई थी, जिसकी बात ये लोग करते थे, उसका प्रस्ताव ही सरदार पटेल जी लेकर आए थे, उस समय नेहरू जी देश में ही नहीं थे। इनको शायद नहीं पता होगा, इसलिए पढ़ते लिखते नहीं, ये लोग अफवाह फैलाते हैं। इनका गैंग है ये, अफवाह गैंग ही है। और अभी हमारे जो भी पत्रकार साथी या राजनीतिक विश्लेषक महोदय थे, 2-3 बातें उन्होंने तथ्यात्मक रूप से गलत कही है। मैं चाहता हूं कि गलत बात दर्शकों के बीच नहीं जानी चाहिए। सरदार पटेल जी जहां से आते हैं वहां पर पटेल जो है वो पिछड़ी जाति में नहीं आता है, पहली चीज आप जान लीजिएगा, सामान्य वर्ग में आता है। गुजरात में पटेल जनरल कास्ट में आता है, ये आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिएगा। तो पिछड़ों का प्रतिनिधित्व तो अगर आपके हिसाब से लगता है आपको, तो ये आपकी बात गलत है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सरदार पटेल जी कभी ऐसा कहीं पर उन्होंने जिक्र किया कि उनके और जो है उनका कहीं पर कद घटा दिया गया या उनसे राजनीतिक रूप से अन्याय हुआ। तीसरी चीज, देश को या बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि आम चुनाव के पहले सरदार पटेल लौह पुरुष सरदार पटेल जी का निधन हो चुका था। 1950 में उनका देहांत हो चुका था। ये शायद लोगों को नहीं पता है। कोई भी पार्टी या कोई भी लीडरशिप, अब ये बताया जाता है जिस तरीके से बात बहुत सारे तथ्य दिए जाते हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। बिल्कुल प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत थी। जैसे मोदी जी के आने के पहले शिवराज सिंह मोदी जी से बड़े नेता नहीं बन पाए, सुषमा स्वराज जी उनसे बड़ी नेता
नहीं बन पाई। राजनाथ सिंह जी दो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उनसे बड़े नेता नहीं बन पाए। तो ठीक है, भूपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भूपेंद्र जी क्या कह रहे हैं आप? होता है, सुन लीजिए नेहा जी, मैं आ रही हूँ ना सर, मैं आ रही हूँ, फिर से आती हूँ मैं। नहीं, मैं लास्ट पॉइंट रख दूं, बात का कंक्लूजन तो हो जाए। एक्चुअली कोई भी पार्टी ये चाहती है कि वो जो भी लीडरशिप इस तरीके से उस दौर में जो भी हमारे नेता रहे होंगे, क्योंकि नेहरू जी युवा थे, स्वस्थ थे और सरदार पटेल जी अक्सर बीमार रहा करते थे, उनको भी इस बात का इल्म था पटेल जी को, इसीलिए उन्होंने शुभकामना संदेश आप पढ़ लीजिए, हजारों लेटर आप दिल्ली के संग्रहालय में जाएंगे आपको मिल जाएगा किस तरीके से। उसके बाद जब तक नेहरू जी जिंदा रहे, इंदिरा जी सदन का मुंह नहीं देखी, लेकिन पटेल जी के जाते ही उनकी बेटी को सांसद बनाने का काम किसने किया? ये सब जाननी चाहिए बातें ना। ठीक है, लेकिन ये कुपढ़े लोग कुछ पढ़ना लिखना। ठीक है, चलिए भूपेंद्र जी कुछ कहना सुन लेते हैं, जल्दी से 10 सेकंड में पूरी करिए बात अपनी। भूपेंद्र जी देखिए क्या है, वो जो सरदार पटेल थे वो उनकी उपजाति कुर्मी थी, और कुर्मी भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जाति, वो पटेल लिखते हैं, यहाँ पे भी जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें भी पटेल सरनेम लिखते हैं, लेकिन जब उनका जाति प्रमाण पत्र बनता है तो वो कुर्मी के जाता है, और कुर्मी जाति ओबीसी में आती है। ये विद्वान जो प्रवक्ता है वो जिस तरह से बोल रहे हैं, कुछ भी बोल देना, वो इस चीज को मानिए। कहीं वो जाति हो सकता है कि वो सामान्य में आए, लेकिन पूरे भारत में नहीं है। आपको पता है, आप चिल्लाने से ये बात नहीं होती है कि आप ज्यादा ज्ञानी हैं। बहुत सारी जगह पे दुनिया में बता रहा हूँ, आप जान लीजिए अगर आप नहीं जान रहे हैं। अरे मैं जानता हूँ भैया, मैं बहुत सारे राज्यों, आप समझिए, आप ढूंढने की कोशिश मत करिए किसी भी चीज को। मैं उन्हीं के बीच में काम किया है, मैंने उसी जाति के बीच में काम किया है, और बात ये रही कि अब वो जब किसी कोई राष्ट्र का नेता हो जाता है। सुन लीजिए, कुर्मी को मैं ऑथेंटिक बात बोल रहा हूँ, कोट करके बोल रहा हूँ कि कुर्मी को, पटेल को गुजरात में पिछड़ी जात में नहीं रखा गया है। हम इस विषय पे बात करने के लिए बैठे हैं, आप बात ही नहीं समझ रहे हैं, मैं बात क्या कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ठीक है पढ़ाने के लिए बैठाया हुआ है, ठीक है बैठ करके क्या क्या बोल रहा है, इनको सुनने के लिए हम बैठे हैं। ठीक है, श्याम प्रकाश जाटव जी बोलने का मौका दे नहीं रहे। जाटव जी सवाल देखिए ये भी है, जिस बात का जिक्र अभी संदीप जी कर रहे थे, लेकिन अब ये भी उठेगा ना सवाल कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर आप ये कहते हैं कि देखिए हमने तो इनको सम्मान दिया, तो इंदिरा गांधी का भी स्टेचू लगवाएंगे क्या? राजीव गांधी का भी स्टेचू लगवाएंगे क्या? उनको भी सम्मान दिया जाएगा क्या? जवाहरलाल नेहरू जी का लगवा दे, जवाहरलाल नेहरू का भी लगवाएंगे क्या? देखिए, जिसने देश के लिए काम किया है उसको आकलन पर वो खरे उतरे, उनके सबको सम्मान मिल रहा है। इंदिरा जी ने इमरजेंसी में जो काम किया उसके लिए मैं नहीं समझता कि देश की जनता जो है वो उनको सम्मान दे पाएगी। उन्होंने जिस तरीके से देश के लोकतंत्र को किया और जिस तरीके से राजीव गांधी उन्होंने देश के सिखों को जलवा दिया, जिंदा जलवा दिया, टायर जलवा करके, मैं नहीं समझता कि जो है ना जो राजीव गांधी जो है किसी भी प्रकार से वो स्थान बना पाएंगे। तो इस चीज को आवश्यकता होती है कि देश को एक किसने किया। पंडित नेहरू, उनकी तो कारनामे सबको पता है। आज भी चीन जो है वो हमारे बहुत बड़े भूभाग के ऊपर काबिज है, केवल पंडित नेहरू की गलत नीतियों की वजह से। हम उनको देश को मजबूत करने वाला कैसे मान सकते हैं? उन्होंने किस तरीके से भारत को जो जिस स्थिति में पहुंचाया, ठीक है वो हमारे पर 16 वर्ष शासन करके गए, मगर देश के लिए प्रगति तो नहीं हुई ना। 93% टैक्स लगा करता था, जो आज जो 12 लाख रुपए तक का टैक्स खत्म है ना। मतलब चलिए आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, नेहरू भी नहीं उतरे, इंदिरा गांधी भी नहीं, राजीव गांधी भी नहीं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे। खैर ठीक है सर, ठीक है, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।